क्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? साउंड। ठीक, तो साउंड के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, साउंड क्या होता है? ठीक, साउंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। ठीक, साउंड बेसिकली होता है क्या? वाइब्रेशन होता है। ठीक, साउंड में फिर मैंने आगे आपको बताया था ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में कल आप लोगों ने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड यानी साउंड की स्पीड के बारे में पढ़ने वाले। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने साउंड के बारे में जो पढ़ा था कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। यानी अगर आपके पास कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड वहाँ पे क्या होगा? प्रोपोगेट नहीं होगा, यानी साउंड वहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास कोई मीडियम ना हो। ठीक, क्यों साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है? क्योंकि साउंड एक तरह का क्या है? वाइब्रेशन है। आप जो भी बोलते हैं या कोई भी चीज़ जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो क्या करती है? एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। तो जो सराउंडिंग में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वो वाइब्रेशन कॉज होता है और वही आपके ईयर तक पहुँचता है, तब जाके आपको कोई भी साउंड सुनाई देता है। इसीलिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब आपके पास मीडियम कौन कौन से हैं? तो सॉलिड है, ठीक, फिर लिक्विड है और क्या है? गैस। सॉलिड, लिक्विड है, गैस। तो ये आपके पास तीन मीडियम होते हैं जिसमें साउंड क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं स्पीड की कि किस मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो मैंने बताया कि आपके जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, साउंड का जो वाइब्रेशन होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में और तीसरे मॉलिक्यूल में, और इस तरीके से वो आगे क्या करता है? ट्रैवल करता रहता है। तो आपको पता है कि जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या होता है? टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी 1 बाई 1 जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस क्या होता है? ज़्यादा होता है, और गैसेस में स्पेस क्या होता है? और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, टाइटली पैक्ड होता है एटम। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैसियस स्टेट में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो आपका साउंड होता है उसकी स्पीड जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे कम। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वाइब्रेशन करना है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होना है। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं, तो वाइब्रेशन क्या कर सकता है? कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर सकता है। और लिक्विड में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने में उसको क्या करना पड़ता है? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जो स्पेस रहता है। उसकी वजह से इसका टाइम बढ़ जाता है, स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और गैसेज में क्या होता है? ये डिस्टेंस जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन को ट्रैवल करने में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में और ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाती है? स्लोअर हो जाती है। यानी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में क्या होती है? सबसे फास्टेस्ट होती है, ठीक, लिक्विड में उससे कम और गैसेज में सबसे कम। क्लियर है? चलिए, तो मैं बात कर रहा था साउंड के बारे में। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड है, गैस। तो साउंड आपका क्या कर सकता है? सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड से भी ट्रेवल कर सकता है और गैस से भी ट्रेवल कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो साउंड को किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड आपका सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है, साउंड आपका लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है और साउंड आपका गैस से भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं स्पीड की। तो मैंने बताया था कि सॉलिड में जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैसेज में सबसे कम। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, कभी आप रेलवे ट्रैक पर जाइए, ठीक, और आप कोशिश करिए सुनने की कि दूर से आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको ट्रेन की आवाज़ नहीं आ रही है और आपको ये जानना हो कि इस ट्रैक पे कोई भी गाड़ी दौड़ रही है या न दौड़ रही है, तो आप उसके ट्रैक के पास थोड़ा सा कान लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज़ क्या करेगी? सुनाई देगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब एयर में उसका साउंड प्रोड्यूस होता है तो एयर में मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन आप तक पहुंचने में क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। बट जो उसका ट्रैक होता है, अगर उसके ऊपर ट्रेन चल रही होगी तो वहाँ पे क्या होता है? जो उसकी साउंड होती है, उसके चलने की जो साउंड होती है, जो वाइब्रेशन कॉज करता है, ठीक, वो क्या करता है? बहुत तेज़ी से वहाँ पे क्या करता है? उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ईजिली आप क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो हम लोग बात करें थे साउंड की कि आप ट्रेन की साउंड को क्या कर सकते हैं? उसके ट्रैक पे भी क्या कर सकते हैं? कान लगा के सुन सकते हैं। वहाँ पे आपको आवाज़ क्या करेगी? ज़्यादा जल्दी सुनाई देगी, बिकॉज सॉलिड में स्पीड क्या होती है? साउंड की ज़्यादा होती है। अब कुछ हम लोग स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे? ड्राई एयर में, वाटर में और एक सॉलिड में, जिसपे देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड होती कितनी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं मीडियम लिख देता हूँ, मीडियम, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट
0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो अलग अलग मीडियम्स है इसमें हमारी साउंड की स्पीड क्या क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एयर में देखेंगे और वो भी कैसा एयर होगा, ड्राई एयर, ठीक, बिल्कुल मॉइस्चरलेस। नेक्स्ट वाटर, और नेक्स्ट हमारे एक सॉलिड में देखेंगे जो कि हमारा क्या होगा, स्टील। स्टील क्या आपका एक सॉलिड है, तो इसके अंदर देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। तो ड्राई एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 330 मीटर साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है ड्राई एयर के अंदर, ठीक। फिर आपका वाटर में इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कितना हो जाती है, 1500 मीटर पर सेकेंड। वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड किस स्पीड से ट्रैवल करता है, 1500 मीटर पर सेकेंड वो 1500 मीटर की डिस्टेंस क्या करता है, ट्रैवल करता है। और सॉलिड में मैंने बताया था सबसे ज़्यादा होता है, इसमें कितना होता है, 6000 मीटर पर सेकेंड। यानी पर सेकेंड जो आपकी साउंड होती है वो 6000 मीटर क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड में क्या था, सबसे ज़्यादा था, और लिक्विड में उससे कम, और एयर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है। तो ये जो आपके अलग अलग मीडियम होते हैं, एयर, वाटर एंड सॉलिड, तो तीनों में जो स्पीड ऑफ साउंड आपके सामने आप देख सकते हैं, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसियस स्टेट में क्या होती है, सबसे कम होती है। द साउंड ट्रेवल्स मच फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू द एयर और लिक्विड। यानी हमारे सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड एयर। तो ये था आपका स्पीड ऑफ साउंड। इस पर किसी को कोई डाउट, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक बता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हाँ ऑन है, रुको देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना हम लोग को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट लाउडनेस, सेकेंड पिच एंड थर्ड क्वालिटी। क्वालिटी और टोन, क्वालिटी और टोन। तो बेसिकली इन तीनों वर्ड से जो आपको सिंपल सी चीज़ जो समझ में आ रही है कि लाउडनेस का मतलब कि कोई आवाज़ कितनी तेज़ है या कितनी धीमे है। अगर मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ तो मेरी लाउडनेस क्या होगी, आवाज़ की ज़्यादा होगी। अगर मैं धीरे बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, लाउडनेस मेरी कम है। सेकंड बात करते हैं, पिच की बात करते हैं। तो पिच क्या होता है, श्रिलनेस जो होती है आवाज़ में, जो कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं तीखापन। जैसे हमारी आवाज़ में और आपकी आवाज़ में क्या है डिफरेंस, बच्चों की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है, ठीक। फीमेल्स की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। मेरी आवाज़ कैसी है, थोड़ी सी मोटी है। तो ये चीज़ क्या होती है, पिच होती है, ठीक। कि आवाज़ आपकी मोटी है, पतली है, होता है ना। जो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, पतली आवाज़ होती है। हमारी आवाज़ कैसी है, मोटी आवाज़ है। तो ये होता है आपका पिच के बारे में। और थर्ड जो है वो क्वालिटी और टोन। क्वालिटी और टोन क्या होता है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आती है वो क्या आती है, अलग अलग आती है, आती है कि नहीं। तो वो होती है क्वालिटी या फिर टोन होती है। यानी उसका क्वालिटी कैसा, उसका टोन कैसा, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, लाउडनेस की। तो अभी मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, लाउडनेस का मतलब आवाज़ आप बहुत तेज बोलना, बहुत धीमा बोलना, लाउडनेस होती है। पिच के बारे में मैंने बताया कि आपकी आवाज़ पतली है, मोटी है, किस तरह का साउंड आप क्रिएट करते हैं, वो पिच होती है। और क्वालिटी के बारे में बताया था, या टोन के बारे में बताया था कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है, अलग अलग साउंड होती है, उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है या फिर टोन होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जब उसकी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं आती है तो उसके स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग के टाइट करने से उसकी साउंड भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी उसकी क्वालिटी, उसका टोन क्या होता है, चेंज होता है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस, तो किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है कि लाउडनेस कम होगी या ज़्यादा। तो किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड कल मैंने आपको बताया था, एम्पलीट्यूड होता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कोई भी जो बॉडी जो वाइब्रेशन कर रही होती है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है, तो उसमें अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एम्पलीट्यूड, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा।
कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड के बारे में, द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हमारा लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लाउडनेस होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन amplitude depends upon the amplitude of the vibration, amplitude of the vibration। यानी जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग दैट साउंड, यानी जो भी जिसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसिंग दैट साउंड। अब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, लाउडनेस होगी। ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड। ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, greater is the amplitude of vibration, louder is the sound produced, louder is the sound produced। यानी जितना ज़्यादा साउंड का वाइब्रेशन का क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, लाउडनेस होगा। तो हमारा जो लाउडनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस। तो वाइब्रेशन में कल आप लोगों ने पढ़ा था कि वाइब्रेशन में जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, अपने मीन पोजीशन से कोई भी बॉडी क्या करती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, फिर वापस से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे और अगेन अपने मीन पोजीशन पे आ जाती है। तो जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करती है बॉडी, उसी को हम लोग क्या कहते थे, एम्पलीट्यूड कहते थे। साउंड के बारे में और कुछ चीज़ें हैं जो आप सुन लीजिए। द लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट इज मेड टू वाइब्रेट। जो आपकी लाउडनेस होती है साउंड की, वो आपकी क्वांटिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करती है कि आपके आसपास जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो कितना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एयर क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आप अगर किसी को बुलाते हैं, आपके और उस पर्सन के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आपकी साउंड जो होती है वो उतना लाउड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके और उस पर्सन के बीच में जो साउंड जो होती है ट्रैवल करती है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, और आपकी स्पीड भी धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से लाउडनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो क्वांटिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है जहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिस्क्राइब्ड इन डेसिबल यूनिट। जो लाउडनेस होती है उसकी यूनिट क्या है, उसको मेजर किस में करते हैं, उसको डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक, उसकी यूनिट क्या होती है, डीबी, डेसिबल। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें आप नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है आपका। लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एयर। लाउडनेस ऑफ द साउंड also depends upon the quantity of air where vibration takes place, यानी जिस जगह पे वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पे एयर की क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर भी हमारी लाउडनेस क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लाउडनेस क्या होगा, लोअर होगा, और एयर की क्वांटिटी कम होगी तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड हो रहा है, इसकी वजह से। और जो थर्ड पॉइंट था आपका कि जो लाउडनेस होती है, ठीक है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, उसको डेसिबल यूनिट में मेजर करते हैं। द साउंड अबव 80 डेसिबल बिकम्स फिजिकली पेनफुल। तो जो साउंड की यूनिट, लाउडनेस की यूनिट मैं बता रहा हूँ, अगर 80 डेसिबल से ऊपर की लाउडनेस होती है किसी भी साउंड की, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, हमारे लिए सुनना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिस्क्राइब्ड इन loudness of the sound is described in decibel unit, 1 decibel
डेसिबल यूनिट। इसमें हम लोग इसको यूनिट किस मेजर में करते हैं? डेसिबल यूनिट में करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी एंड कैपिटल बी यूनिट, डेसिबल यूनिट। तो 80 डेसिबल से अबव जो साउंड होती है वो क्या हो जाती है? फिजिकली पेनफुल हो जाती है, हमारे लिए सुनना क्या होता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। द साउंड अबव 80 डेसिबल इज पेनफुल फॉर अस। यानी 80 डेसिबल से ऊपर की अगर लाउडनेस की साउंड होती है तो हमारे लिए क्या हो जाती है? पेनफुल हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में, वो क्या था? लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस होती है किसी भी आवाज़ की जो आप बोलते हैं, ठीक है, कितना तेज बोल रहा है, कितना धीमे बोल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाउडनेस। और ये लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारे वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगी, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग जो मैंने बताया था कि जो लाउडनेस होती है वो आपकी क्वांटिटी ऑफ एयर सराउंडिंग, आप कहीं पे बातचीत कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो आपके सराउंडिंग में क्वांटिटी ऑफ एयर कितनी है उसके ऊपर भी आपकी लाउडनेस क्या करती है? डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एयर होता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है हमारे वाइब्रेशन को, और इस वजह से लाउडनेस क्या हो सकती है? कम हो सकती है। एंड द थर्ड थिंग जिस हम लोगों ने पढ़ा था कि लाउडनेस जो होती है साउंड की, उसको हम लोग किस में डिस्क्राइब करते हैं, मेजर करते हैं? डेसिबल यूनिट में मेजर करते हैं। और 80 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड होती है वो हमारे लिए क्या होती है? पेनफुल होती है, पेनफुल फॉर अस हियरिंग। तो ये सारी टॉपिक्स जो थे किसके बारे में थे? लाउडनेस के बारे में थे। अब हम लोग सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं? पिच। पिच क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पिच? नोट कर लियो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? पिच। पिच के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय पिच? PITCH। तो पिच के बारे में, तो पिच का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। अभी मैंने बताया था कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक, और एक बच्चे की आवाज़ में क्या होगा? बहुत डिफरेंस होगा। बच्चे की जो आवाज़ होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत तीखी होती है, और मेरी आवाज़ कैसी मोटी आवाज़ है, ठीक। तो ये होता है पिच। जो श्रिलनेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। द श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज द पिच। यानी जो आवाज़ का जो तीखापन होता है, ठीक, जो बच्चों की आवाज़ होती है, जो फीमेल्स की आवाज़ होती है, वो हमारी आवाज़ से क्या होते हैं? मेल की आवाज़ के कंपैरिजन में क्या होती है? पतली होती है, तीखी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। जो पिच होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी पर यूनिट टाइम में, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो कितना टू एंड फ्रो मोशन करिए, कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करिए, ये उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो आपकी पिच होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? पिच होगी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो किसी भी बॉडी की जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जितना ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? पिच होगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। द श्रिलनेस ऑफ द साउंड, द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज द पिच। जो साउंड की श्रिलनेस होती है, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। द pitch of the sound depends upon the frequency. The pitch of the sound depends upon the frequency. Higher the frequency of sound, higher the frequency of sound, higher is the pitch. यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी साउंड की, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? उसकी पिच होती है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और वोमैन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन द वॉइस ऑफ अ मैन। तो इसमें आप एग्जांपल में सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, द वॉइस of a child or woman
have high pitch than the voice of the men। यानी बच्चे और औरतों की आवाज़ जो पिच होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेन। यानी उनके अंदर क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं, उसको टाइट करते हैं, तो उसकी भी जो उसकी भी जो पिच होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ तबला और मृदंगम प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी। तो जब हम लोग को हायर फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो होती है उसकी पिच क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन The stretched membrane of a tabla produces sound of a higher frequency, produces a sound of the higher frequency or high pitch। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ जब थोड़ी सी मोटी आने लगती है, अच्छे से आवाज़ नहीं आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, या उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। जैसे आप जो गिटार होता है, ठीक, और बाकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें स्ट्रिंग्स होती है तो इसको स्ट्रिंग में टाइट कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। जो तबला होता है उसके ऊपर एक वाइट कलर का जो मेम्ब्रेन लगा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, साइड से उसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, और उसी की वजह से हमारा जो पिच है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो पिच क्या होता है, किसी भी साउंड का जो श्रिलनेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ये पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, पर यूनिट टाइम में जो ऑसिलेशन होता है किसी बॉडी में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है किसी बॉडी की तो उससे जो निकलने वाला साउंड है वो क्या करेगा, उसका पिच भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज पिच ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच। और सेकंड जो एग्जांपल मैंने बताया था, जो साउंड होती है, वॉइस होती है, बच्चों की आवाज़ जो होती है, ठीक है, औरतों की जो आवाज़ होती है उसकी पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी साउंड क्या होती है, पिच ज़्यादा। और थर्ड थिंग जो बताया था, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को या उसके मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, तो उससे भी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से उसकी पिच भी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो पहला हम लोगों ने देखा लाउडनेस की उसके ऊपर डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक। पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब लास्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटी और टोन, कि क्वालिटी और टोन क्या होती है किसी भी साउंड की। चलिए देखते हैं। थर्ड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वालिटी और टोन। क्वालिटी और टोन ऑफ अ साउंड, यानी किसी साउंड की क्वालिटी या टोन क्या होती है, ठीक। तो किसी भी साउंड या टोन की जो साउंड की जो क्वालिटी होती है, ठीक, या टोन जो होता है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यही क्वालिटी होती है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है, साउंड जो होती है अलग अलग होती है। तो वो आप इसीलिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप आंख बंद करके भी सिर्फ उसकी साउंड से आप पहचान सकते हैं कि ये गिटार की आवाज़ है, ये तबले की आवाज़ है, ये बांसुरी की आवाज़ है। तो ये कैसे पता चलता है, उसकी क्वालिटी और उसके टोन की वजह से। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का टोन क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर कोई आंख बंद करके भी सुनेगा तो पियानो की आवाज़ है, गिटार की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, तबले की आवाज़ है, ये सब कुछ क्या कर सकता है, वो पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी और टोन क्या होते हैं, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, एक दूसरे से
डिफरेंट होता है। तो क्वालिटी का मतलब किसी भी साउंड का क्या, उसके टोन से है कि उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो आप किस तरीके से पहचानते हैं, उसका टोन क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी और टोन। इसका एग्जाम्पल है अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने देखा होगा जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ठीक है, जो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो बहुत पतली आवाज़ निकलती है उसकी। मोस्ट अदर इंस्ट्रूमेंट यूजली प्रोड्यूसेस साउंड कॉल नोट्स विच कंसिस्ट ऑफ बेसिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। यानी हर साउंड की अपनी खुद की क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, अलग अलग नोट्स होते हैं। जब आप कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने जाएंगे, कभी आप पियानो सीखने जाइए या गिटार सीखने जाइए, तो आपको एक बुक मिलती है जिसमें नोट्स लिखे होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें जो नोट्स होती है, यानी उसकी क्वालिटी होती है, उसके टोन के बारे में होता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जो नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ टोन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। Different instruments depending on their shape and size produces different number of harmonic और different relative speed। यानी अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके शेप साइज की वजह से उसमें से अलग अलग साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड, उसी की वजह से उसकी किसी की लाउडनेस ज़्यादा होती है, किसी की लाउडनेस कम होती है, किसी की पिच ज़्यादा होती है, किसी की पिच क्या होती है, कम होती है। तो वो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक। तो ये जो क्वालिटी और टोन है ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कोई एक फ्रीक्वेंसी यानी नॉर्मल 1 फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब एक सिंगल सेकंड में वो एक ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करता होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। तो इस तरीके से अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी और टोन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स टोन। तो क्वालिटी ऑफ साउंड को हम लोग क्या करते हैं, उसका टोन भी कहते हैं, ठीक। इस पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अ ट्यूनिंग फॉर्क FORK produces the sound of single frequency। जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो क्या करता है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि ज़्यादातर जो मोस्ट अदर इंस्ट्रूमेंट्स usually produces sounds which consist of basic or fundamental frequency। बेसिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ओवरटोन्स और हार्मोनिक ऑफ डिफरेंट लाउडनेस मैंने बताया कि जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब आप मार्केट में जाएंगे, अगर आपको गिटार खरीदना है तो आप 10 दुकान पर जाएंगे और 10 दुकान पर गिटार देखेंगे, सारे गिटार की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल क्या होती है, एक दूसरे से सिमिलर होती है। पर वही गिटार की जगह आप तबला लेंगे तो तबले की भी आवाज़ क्या होगी, उससे डिफरेंट होगी। पर 10 दुकान पर तबला भी देखेंगे तो उसकी भी साउंड क्या होगी, सेम होगी। यानी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी एक फिक्स जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी क्या होती है, फिक्स होती है, बस वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी पिच कम ज़्यादा हो सकती है, बट जो क्वालिटी और टोन है वो डिफरेंट नहीं हो सकता है। यानी अगर आप गिटार खरीदेंगे तो गिटार की एक रिदमिक साउंड जो होती है, ठीक है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी होती है या जो हार्मोनिक लाउडनेस होती है वो नहीं चेंज हो सकती है, वो फिक्स है, वो आप आँख बंद करके भी पहचान सकते हैं ये किसकी आवाज़ है, गिटार की आवाज़ है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो डिपेंड करता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, ऑन देयर शेप एंड साइज। तो सेकेंड पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंडिंग
डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड साइज produces a different number of harmonic of different relative speed, number of harmonic of different relative speed। यानी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो टोन होती है वो अलग अलग होती है, जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो अलग अलग होती है। किसी की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है। यानी किसी का लाउडनेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसका लाउडनेस ज़्यादा है, फिर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच जाती है। तो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है, लाउडनेस डिफरेंट हो सकती है, उसकी पिच डिफरेंट हो सकती है, बट क्वालिटी और टोन जो होती है वो एक टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, एक ही जैसी होती है। अगर आप बांसुरी है तो उसको कहीं से भी बांसुरी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बांसुरी की आवाज़ है। तो ये जो डिफरेंट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो नंबर ऑफ ओवरटोन्स है, हार्मोनिक लाउडनेस है, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाउडनेस पढ़ा। लाउडनेस क्या होता है, किसी भी साउंड का उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, कि कितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड है उतना ज़्यादा लाउडनेस। फिर सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिच के बारे में पढ़ा, पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वालिटी और टोन। ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी और टोन। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी, साउंड के बारे में, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, उसमें लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और टोन, 3 चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा था। वो हमने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या था, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो इससे आप क्या समझते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड से। तो ऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कहीं भी प्रोड्यूस होगी उसको आप सुन सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और इनऑडिबल साउंड वो होता है जिन आवाज़ों को आप सुन नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं पर जो हम लोगों को सुनाई नहीं देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, यही सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। तो जो ह्यूमन ईयर होता है, ठीक है, जो ह्यूमन ईयर होता है वो कैपेबल होता है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ क्या कर सकता है, सुन सकता है, इजीली उसको समझ सकता है। यानी जो ह्यूमन ईयर होता है वो इस तरीके से डेवलप होता है कि वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकता है, इन बिटवीन जो साउंड होता है, ठीक, उसको क्या कर सकता है, सुन सकता है। इससे नीचे और इसके ऊपर की साउंड क्या कर सकता है, ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता है। तो इसी वजह से जो साउंड्स होती है वो ऑडिबल और इनऑडिबल हो जाती है। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं लिख देता हूँ कुछ, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं। द ह्यूमन ईयर कैन hear the sounds having frequency between 20 hertz to 20,000 hertz। यानी जिन साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड होती है, उसको ह्यूमन ईयर क्या कर सकता है, सुन सकता है। और इसी साउंड को, इसी फ्रिक्वेंसी के साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज। दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज यानी इसको क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं। यानी इस फ्रिक्वेंसी के साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दस द ऑडिबल रेंज ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो यानी एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर का जो ऑडिबल रेंज होता है वो क्या होता है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। यानी 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी की साउंड को ह्यूमन ईयर क्या कर सकता है, ईजिली सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होगी तब भी ह्यूमन ईयर उसको नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होगी तब भी ह्यूमन ईयर उसको नहीं सुन सकता। तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही, ठीक है, साउंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं।
frequency. Depending upon the frequency, we can divide the sound in three different types. The first one is sonic sound, the second one is ultrasonic sound, and the third one is subsonic, या जिसको आप लोग इंफ्रासोनिक भी कहते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है. 3 टाइप्स के बारे में बताया. ठीक, फर्स्ट क्या था? सोनिक साउंड, SONIC, सोनिक साउंड. ठीक, सेकेंड क्या मैंने बताया? सेकेंड मैंने बताया आपको अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड. एंड थर्ड आपका क्या था? इंफ्रासोनिक, सबसोनिक और सबसोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड. चलिए, तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऑडिबल साउंड क्या होता है. जो साउंड एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड कहते हैं. अब ये ऑडिबल साउंड कैसी होती है? ये ऐसी साउंड होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर. अब इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी द साउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज सोनिक साउंड, the second one is ultrasonic sound, the third one is subsonic और infrasonic sound. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले साउंड से, जो कि हमारा क्या था? सोनिक साउंड. तो सोनिक साउंड क्या होता है? द साउंड इन द ऑडिबल रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन ईयर का, यानी कोई भी साउंड जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोनिक साउंड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं. इन एक एग्जाम्पल है, उसको समझ लीजिए. एन इन्फेंट अबाउट 1 year old कैन हियर साउंड्स अप टू 35,000 हर्ट्ज. 1 साल का बच्चा जो होता है, ठीक है, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, ठीक, और 1 साल की उम्र तक वो 35,000 हर्ट्ज तक की साउंड क्या कर सकता है? सुन सकता है. उसका ईयर इस तरीके से डेवलप होता है एक इन्फेंट का, जो अबाउट क्या हो? 1 साल का हो. वो 1 साल तक की उम्र तक क्या कर सकता है? 35,000 हर्ट्ज तक की साउंड को क्या कर सकता है? ईजिली सुन सकता है. 35,000 हर्ट्ज तक की, जो हमारे ऑडिबल रेंज की क्या है? ऊपर है. पर जैसे ही बच्चा धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो करता है, बड़ा होता है, 1 साल की उम्र से बढ़ता है, ये ऑडिबल रेंज घट के कितनी हो जाती है? 20,000 हर्ट्ज हो जाती है. उसके बाद से वो सुन नहीं सकता है. दिस लिमिट ग्रेजुअली कम्स टू 20,000 हर्ट्ज फॉर एन अडल्ट. और वही एक बड़े के लिए, हमारे जैसे एडल्ट के लिए क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज होता है. एक बच्चा जब पैदा होता है और 1 साल की उम्र तक वो क्या कर सकता है? 35,000 हर्ट्ज तक की साउंड को क्या कर सकता है? सुन सकता है. और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उसका रेंज जो है वो कम हो जाता है, और किसके बीच में आ जाता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में. ठीक, तो सोनिक साउंड क्या होता है? सोनिक साउंड क्या होता है? ऑडिबल रेंज का साउंड होता है, जो कि किसके बीच का होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का होता है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनिक साउंड. द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड सोनिक साउंड. तो सोनिक साउंड किसको कहते हैं? क्लियर है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का. ठीक, इसके बाद से बात करते हैं हम लोग किसकी? अल्ट्रासोनिक के. द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की साउंड होती है फ्रिक्वेंसी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक कहते हैं. ठीक, और सेम उसी का उल्टा कर दीजिए, सबसोनिक और इंफ्रासोनिक. वो क्या हो जाएगा? जो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? नीचे की साउंड होती है, यानी 20,000 से ऊपर की साउंड है तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक. और 20 हर्ट्ज के नीचे की साउंड है तो वो क्या हो जाएगा? सबसोनिक और इंफ्रासोनिक. क्लियर है? बट हमारा जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का है. ठीक, बट कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका ऑडिबल रेंज क्या होता है? इससे डिफरेंट होता है. वो 20 हर्ट्ज के नीचे की भी साउंड सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की भी साउंड सुन सकते हैं. ठीक, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं. उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं सोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है और सबसोनिक साउंड क्या होता है. तो उसको चलिए देख लीजिए, ये नोट कर लियो ह्यूमन ईयर वाला. चलिए, तो सबसे पहले नोट करते हैं क्या हम लोग? सोनिक साउंड. फर्स्ट क्या था हमारा? सोनिक साउंड. इसकी डिफिनेशन आप लोग नोट करिए. The sound in the audible range, the sound in the audible range, the sound in the audible range of 20 hertz
to 20,000 हर्ट्ज। यानी जो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक साउंड कहते हैं। ठीक, इसी में जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बोला था लिखने के लिए वो क्या था, एन इन्फेंट, एक छोटा बच्चा जो होता है, ठीक, न्यू बॉर्न बेबी जिसको कहते हैं, एन इन्फेंट अबाउट 1 year old can hear sounds up to 35,000 hertz. 35,000 hertz. This limits gradually comes down to 20,000 hertz। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या होता है, ये लिमिट धीरे धीरे कम होती है और 20,000 हर्ट्ज तक आ जाती है फॉर एन एडल्ट। यानी जो छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है अबाउट 1 year old तक का, 1 साल तक का, वो क्या कर सकता है, 35,000 हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी की साउंड को भी क्या कर सकता है, सुन सकता है। और धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है धीरे धीरे लिमिट क्या होती है, कम होकर एक एडल्ट के लिए कितनी हो जाती है, 20,000 हर्ट्ज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड की। सेकेंड जो हमारा था अल्ट्रासोनिक साउंड, तो उसकी डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज greater than 20,000 hertz is called ultrasonic sound। यानी जो आवाज़ें क्या होती हैं, जो फ्रिक्वेंसी जिसकी 20,000 हर्ट्ज से नीचे के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड करते हैं। नोट कर रहे हो, हाँ नोट कर लो उसको भी। एंड द थर्ड हमारा क्या था, सबसोनिक और इंफ्रासोनिक। तो सबसोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज। द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी lower than 20 hertz is called subsonic और इंफ्रासोनिक। तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और सबसोनिक साउंड। तो सोनिक साउंड क्या होता है, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की रेंज होती है साउंड की, उसको सोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा की साउंड होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। और सबसोनिक और इंफ्रासोनिक क्या होती है, जो 20 हर्ट्ज के नीचे की साउंड होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किसकी हो गई, साउंड के बारे में हो गई, ऑडिबल रेंज के बारे में हो गई। अभी मैंने बताया था कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं। डॉग्स, लेपर्ड, मंकी एंड डियर कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो जो डॉग्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, मंकी होता है, डियर होता है, वो क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं। यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को कौन हियर कर सकता है, डॉग हियर कर सकते हैं। ठीक, जो लेपर्ड्स होते हैं, लेपर्ड्स हियर कर सकता है, मंकी कर सकता है, ठीक, डियर कर सकता है, एसेट्रा। तो ये कुछ जानवर हैं जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की साउंड को क्या कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं। Certain bats like bat can produce sound of very high frequency. A bat is able to locate any obstacle or sprint part due to the reflection of ultrasonic sound. जो आपकी बैट जो होती है, ठीक है, जो आपका चमगादड़ होता है, वो भी क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक, और इसी अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से क्या करता है, वो अपने शिकार को क्या करता है, पकड़ता है। ठीक, इस तरीके से वो क्या करता है, एयर में फ्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ये हमेशा क्या करता है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ये सामने की तरफ जाती है और जब किसी चीज़ से टकराती है, वहाँ से टकरा के वापस आती है, तो इसको पता चल जाता है कि इसके सामने कोई है, और ये वहाँ से अपना पाथ क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, अपने ऑब्स्टिकल से क्या करता है, दूर चला जाता है। इसके अलावा जो आपकी डॉल्फिन्स होती है,
डॉल्फिन्स यूज़ अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट देयर प्रे। उसी तरीके से जो आपकी डॉल्फिन्स होती है वो भी क्या करती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करती है अपने प्रे को कैच करने के लिए। डॉल्फिन क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक। ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करती है, वाटर में बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, और जब आसपास कोई मछली होती है या कोई शिकार होता है तो उससे टकरा के वापस आती है उसके पास, उसके कानों तक वापस आती है। तो उसको पता चल जाता है कि इस डायरेक्शन में क्या है, कोई प्रे है जहाँ पे वो जाके उसको क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। तो कुछ जानवर जो थे मैंने आपको बताया जो अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने पढ़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड था, उसमें लाउडनेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पिच के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, क्वालिटी और टोन। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा ऑडिबल और इनऑडिबल, जिसमें मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया था। फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करने पे साउंड जो होता है वो 3 टाइप का होता है, सोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, और क्या था हमारा, सबसोनिक और इंफ्रासोनिक। तो जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के रेंज के बीच है वो क्या होगा, सोनिक साउंड होगा, ठीक। अल्ट्रासोनिक क्या होगा, जो 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होगा, और इंफ्रासोनिक क्या होगा, या जिसको सबसोनिक कहते हैं, वो 20 हर्ट्ज से नीचे का होगा, ठीक। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़नी है, वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।